चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। इस गांव में आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी होता ही रहता था और आज रमेश के घर चोरी होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि रमेश की शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? मैं कब से हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठा हूँ। आखिर कब तक खाना लगाओगी? लाती हूँ जी, बस हो ही गया। दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। इसी बीच सीमा कुछ बोलती है। अच्छा जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। सुना है आपके गांव में चोरी होती है। होती तो है, लेकिन अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। सही कह रहे हो जी, इसमें आप क्या ही कर सकते हो। काफी रात हो जाती है। दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं और इधर सोनू और मोनू, दो चोर, आपस में कुछ प्लानिंग बना रहे होते हैं। यार मोनू, आज किसके यहाँ चोरी करने चले? मुझे तो लगता है आज हमें रमेश के घर चोरी करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी नया नया ही तो शादी हुआ है और उसके पास अभी मोटा पैसा भी होगा और दहेज में मिले सोने चांदी भी तो होंगे, हैं? तो क्या कहते हो सोनू, चला जाए? हाँ यार मोनू, तू सही कह रहा है, चलो चलते हैं। दोनों अपने अपने थैले लेकर चल देते हैं। रमेश के घर पहुंचते ही पहले खिड़की से झांक कर देखते हैं और फिर दरवाजा तोड़कर अंदर से सारा सोना और पैसा थैले में रखकर वहां से फरार हो जाते हैं। अगले दिन जब सीमा देखती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे अरे क्या हो गया? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखिए ना, हमारे घर में चोरी हो गया है। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? रमेश यह सब देखकर दंग रह जाता है और वह तुरंत ही राज सभा में पहुंच जाता है। महाराज, आज फिर से हमारे गांव में चोरी हुआ है और आपके सैनिक सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आखिर किसके घर में चोरी हुई है? महाराज, आज मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे शादी में जो कुछ भी सोने चांदी मिले थे वो सब चोरी हो गई है। तुम चिंता न करो रमेश, हम जल्द ही उस चोर को पकड़ लेंगे। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। राजा तुरंत अपने सभा को विराम कर अपने राजगुरु से मिलने चले जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन, कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, आज हमारा राज्य बहुत ही खतरे में है। गुरुदेव, हमारे राज्य में आए दिन चोरियां होती रहती है, जिस कारण मेरी प्रजा नाखुश है, जिस कारण मैं भी चैन से सो नहीं पाता। गुरुदेव, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। राजन, बस इतनी सी बात के लिए तुम चिंता कर रहे हो? तुम एक महान सेनानायक हो, जिसने समस्त राज्य के राजाओं को अकेले धूल चटा दिया था, और राजा आज एक चोर को नहीं पकड़ सका। ऐसी बात नहीं है गुरुदेव। चोर कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, ये किसी को भी नहीं पता। अच्छा, तुम एक काम करो राजन, पूरे गांव में ये ऐलान कर दो कि आज राजा साहब पूरे गांव को एक एक सोने के सिक्के का वितरण करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा गुरुदेव? देखो राजन, अगर तुम ऐसा करोगे तो चोर तुम्हारे खजाने तक अवश्य पहुंच जाएंगे और तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। धन्यवाद गुरुदेव, हमें मार्गदर्शन दिखाने के लिए। राजा वहां से चला जाता है और सारी बात मंत्री को बता देता है। सुनो सुनो सुनो, आज राजा साहब खुश होकर आज रात 8 बजे पूरे गांव वालों को एक एक सोने के सिक्के का वितरण करेंगे। सुनो सुनो सुनो। ये बात सोनू और मोनू के कानों तक पहुंच जाती है। क्या भाई सोनू, ये अच्छा मौका रहेगा। कैसा मौका मोनू? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, यही तो मौका है राजा का खजाना लूटने का। क्या राजा के महल से खजाना लूटना है? नहीं नहीं भाई, हम लोग छोटा मोटा चोरी करने वाले लोग हैं। कहाँ जाएंगे हजारों सिपाही के बीच चोरी करने?
कहीं गलती से पकड़े गए तो? नहीं नहीं भाई, हम तो चोरी करने के लिए नहीं जाएंगे। देख भाई, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा के सभी सिपाही गांव वालों को सिक्का वितरण करने में लगे रहेंगे और हम आसानी से चोरी भी कर पाएंगे। बस ये पहली और आखिरी चोरी रहेगी, बस नाम मत करना भाई। ठीक है, लेकिन आखिरी चोरी रहेगी, बता दे रहा मोनू। रात का समय हो चुका था। सभी गांव वाले राजा के महल पहुंच चुके थे और राजा सोने के सिक्के का वितरण कर रहे थे। धीरे धीरे महल पूरे गांव वालों से भर चुका था। तभी वहां सोनू और मोनू चुपके से राजमहल के खजाने तक पहुंच गए, लेकिन मंत्री का ध्यान सब पर था, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मंत्री सोनू और मोनू का पीछा करते करते दोनों को गोदाम में रंगे हाथ पकड़ लिया और राजा के पास ले आया। महाराज, यही दो चोर है, आज हमारे सोने के गोदाम से सोना चोरी करने का प्रयास कर रहा था। देख लो गाँव वालों, यही वो दोनों चोर हैं जिसने हम सब का जीना हराम कर दिया था। मंत्री, इन दोनों को कारावास में डाल दो और 10 सालों तक वापस नहीं निकलना। महाराज, गलती हो गई महाराज, ऐसा दोबारा काम कभी नहीं करेंगे। गलती हो गई महाराज, माफ कर दीजिए। मंत्री उन दोनों को कारावास में बंद कर देते हैं और इधर लोग महाराज जी का जय जयकार करने लगते हैं और इस तरह महाराज और उसकी प्रजा चैन की सांस ली। बदलापुर नामक गांव में रमेश नाम का एक आलसी किसान रहता था, जो सेठ रामलाल के खेतों में काम करता था। गांव में भीषण वर्षा के कारण बिना मजदूरी लिए ही सभी मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी, सुनते हो? दिन रात सिर्फ सोते रहते हो। जाइए अपने खेतों में बचा खोदा सब्जी लेके आइए, वरना पानी के कारण सब खराब हो जाएगा। रमेश अपने घर से निकलकर अपने खेत के पास पेड़ के नीचे सो जाता है और फिर उसकी शाम की नींद पूरी होने पर उसकी आंखें खुलती है और फिर सब्जी लेकर वापस अपने घर आ पहुंचता है। ये जी, इतना समय कहाँ लग गया? कहीं फिर से सो गए थे क्या? नहीं नहीं भाग्यवान, तुम मुझे इतना आलसी समझती हो क्या? सुनिए जी, घर में सारा सब्जियां खत्म हो गया है। जाइए सेठ से पैसे लेकर बाजार से सब्जियां खरीद के आइए। रमेश सेठ के घर चल देता है और सेठ के घर पहुंचते ही सेठ रमेश से बोलते हैं, क्या जी रमेश, क्या हाल है? सब आपकी दुआ है मालिक, आपकी वजह से ही तो हमारा परिवार चल रहा है। कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि घर में सारे अनाज सब्जियाँ खत्म हो गए हैं और कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। क्या बताओ रमेश, जब से पानी गिरा है तब से हम भी परेशानी का शिकार हो गए हैं। हमारे पास भी धीरे धीरे अनाज खत्म हो रहे हैं। इतना कहते ही सेठ रमेश को कुछ पैसे दे देता है और रमेश वहां से बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार से कुछ अनाज और सब्जियां लेकर रमेश फिर से घर आ पहुंचता है और फिर जाकर सो जाता है। अरे उठ भी जाइए, आज तो जाकर कुछ काम कर लीजिए। दिन रात सिर्फ चारपाई पर पड़े रहते हैं। अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच आइए। रमेश यह सब बातें सुनकर जंगल की ओर चल देता है और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वाह भाई, कितना सुंदर हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। चलो कुछ देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी लकड़ियाँ चुनने के लिए पूरा दिन बचा हुआ है। रमेश वहीं पेड़ के नीचे सो गया। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग बाबा पानी की तलाश में रमेश के पास आ पहुँचते हैं। अरे भाई, सुनते हो? इस समय इस घने जंगल में सो रहे हो? अब तो थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। रमेश की नींद अचानक से खुलती है और लेटे लेटे बोलता है, बाबा जी, आप अपना काम बताइए ना, हमें तंग क्यों कर रहे हैं? आराम करने दीजिए। यार, तू बड़ा ही विचित्र आदमी है। बेटा, हमें माफ कीजिएगा, हम बहुत दूर से आ रहे थे। हमने आपको देखा तो सोचा कि आपसे पूछ लूं।
अगर पानी मिल जाता तो आपका बड़ा ही उपकार होता। उपकार परोपकार सब छोड़िए बाबा जी, ये थैला में पानी रखा हुआ है, पी लीजिए और यहाँ से चलते बनिए। यह तो बड़ा ही आलसी है, चलो इससे हमें क्या। बाबा ने थैले से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा ली। बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज जी, अगर आपने पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से चले जाइए, हमें आराम करने दीजिए। बाबा जी को रमेश की बातें बहुत ही अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। तभी रमेश की आंखें खुलती है। तब रमेश उठकर लकड़ियाँ चुनने लगता है। लकड़ियाँ चुनने के बाद उसे बाजार में बेचकर घर के लिए कुछ राशन ले आता है। उसका लाया हुआ राशन कुछ ही दिन चल पाता है। तभी उसकी पत्नी उससे फिर से जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहती है। चलो आज भी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। तभी फिर से वही बाबा बाजार की ओर जा रहे थे। तभी रमेश को देखकर बोलते हैं, अरे बेटा, अब फिर से सो रहे हो? अरे बाबा, घर में बीवी नहीं सोने देती, आप मुझे जंगल में नहीं सोने देते। अरे बेटा, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है बाबा? रमेश की बातें सुनकर बाबा मन ही मन मुस्कुराए। यह लो बेटा, यह एक सोने की अंगूठी है, तुम इसे बेचकर अपना सारा जीवन गुजार सकते हो। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। रमेश ने उस अंगूठी को अपने थैले में रखकर जल्दी लकड़ियाँ चुनने लगता है। कुछ देर के बाद रास्ते में उसे जोरों की प्यास लगने लगती है। रमेश अपनी लकड़ियों की गठरी को साइड में रखकर पानी पीने के लिए तालाब चला जाता है। जैसे ही पानी पीने के लिए रमेश झुकता है, वैसे ही उसके थैले से सोने की अंगूठी गिर जाती है। रमेश ने उस अंगूठी को खूब ढूंढा, परंतु खोजने में असफल रहता है, पर नाराज होकर वहाँ से घर चला जाता है। क्या जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। हाँ भाग्यवान, अब क्या बताऊं तुझे। रमेश के साथ जो भी घटना घटी वह सारी बात अपनी पत्नी को बोल देता है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए। दोनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रमेश लकड़ियाँ की गठरी लेकर बाजार में बेच देता है और फिर बाजार में लकड़ियाँ बेचने के बाद रमेश मछली खरीदकर घर आ जाता है। घर में जब उसकी पत्नी मछली को काटी तो उसे एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई पड़ती है। वह तुरंत अंगूठी को लेकर रमेश को दिखाने ले गई। अजी सुनते हो, यह देखिए, उस मछली के पेट से अंगूठी निकली है। रमेश अंगूठी को देखते ही तुरंत पहचान गया। रमेश उस अंगूठी को बाजार में जाकर बेचकर अपने घर के लिए राशन और खेत के लिए बीज खरीद ले आता है और अपने ही खेत में कड़ी मेहनत करने लगता है और इस तरह उसका आलसपन भी धीरे धीरे छूट जाता है। चंदनपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वो आलू की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में किया करता था और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन किया करता था। आलू ले लो, आलू ताजे ताजे आलू ले लो भाई, आलू ले लो, सस्ते और ताजे आलू है, ले लो। इस तरह वो अपने सारे आलू को बेच दिया करता था। एक दिन श्याम के पास एक आलू चिप्स के मैनेजर उसके पास पहुंचते हैं। अरे भाई, इस गांव में सबसे बड़ा खेती किसी के पास है जो आलू की खेती सबसे अधिक मात्रा में करती हो? इस गांव में सबसे बड़ा खेत वो तो मेरे ही पास है और आलू भी सबसे अधिक मैं ही उपजाता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं एक आलू चिप्स की फैक्ट्री से आया हूँ। हमारी कंपनी आलू चिप्स बनाती है, इसके लिए हमें अच्छे अच्छे आलू की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सर जी, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
इस गांव में सबसे बड़ा खेत आप ही के पास है। हमारी कंपनियां आलू चिप्स बनाती है, तो हमें अधिक मात्रा में आलू की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम गांव-गांव जाकर बड़े बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे आलू खरीदते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे लिए आलू की खेती करो। इसके लिए मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाऊंगा और आपको पहले ही पैसे दे दूंगा, जिससे आपको आलू की खेती करने में कोई दिक्कत ना हो। अरे वाह सर जी, यह आइडिया तो काफी अच्छा है और इसमें तो हमारा एक पैसा खर्चा भी नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। फिर श्याम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और मैनेजर उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी सारी बात को श्याम को पढ़कर सुना देता है और मैनेजर उसे पैसे भी देता है। अरे वाह भाई, इतने पैसे तो मैंने अपने जिंदगी भर में नहीं देखी। आलू की फसल हो जाने पर हम आपसे आलू ले जाएंगे और आपके पैसे भी दे देंगे। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और श्याम भी अपने घर को जल्दी से जाता है और वो सारी बात को अपनी पत्नी को जाकर बता देता है। अरे वाह जी, इतने सारे पैसे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ कमला, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो हमें बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह उठकर श्याम कुदाल लेकर अपने खेत को चला जाता है। श्याम अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उसकी खेत में अच्छी फसल हो जाती है। अरे वाह, इस बार तो हमारी फसल सबसे अच्छी हुई है। अब तो मैं जल्दी से इसे कोड़कर घर ले जाता हूँ। फिर श्याम आलू को लेकर अपने घर आ जाता है और अगले दिन श्याम मैनेजर का इंतजार करने लगता है। काफी समय बीतने के बाद वहाँ पर कमला आ जाती है। क्या हुआ जी, काफी परेशान लग रहे हो? अरे कमला, आज वह मैनेजर आने वाला था लेकिन अभी तक वो आया ही नहीं। इतना कहते ही मैनेजर एक बड़ा सा गाड़ी लेकर आता है। हाँ तो श्याम भाई, इस बार खेती कैसी हुई है? साहब, इस बार आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है और आलू के साइज भी बड़े बड़े हुए हैं। यह तो अच्छी बात है। तो बताओ, आलू की बोरियां किधर है? मेरे मजदूर उसे गाड़ी पर लोड करेंगे। मैनेजर के आदमी आलू की बोरी को गाड़ी में लोड कर लेते हैं और फिर मैनेजर आलू को देखकर बोलता है, अरे वाह भाई, तुमने तो सच में आलू की फसल औरों से अच्छी की है। मैनेजर साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। मैनेजर साहब, आप एक बार में कितनी आलू की बोरी खरीद सकते हो? आप जितनी भी आलू की खेती करो वो सब मैं खरीद लूंगा, लेकिन आलू ताजे होने चाहिए। यह कहकर मैनेजर श्याम को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और इधर श्याम के मन में लालच की भावना अधिक हो जाती है और शाम होते ही श्याम बाजार में अधिक आलू उपजाने वाली दवाई ले आता है। अरे जी, यह क्या लाए हो? अरे भाग्यवान, यह एक जादुई दवा है। इसके छिड़कने से जल्दी आलू की फसल तैयार हो जाएगी। देखो जी, ज्यादा लालच मत करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे पता है क्या करना है। मैंने तो गलती कर दी तुझे बता के, और रही बात मैनेजर की तो उसे पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन श्याम उस दवाई को लेकर अपने खेत चला जाता है और उस दवाई को पूरे खेत में छिड़क देता है। और कुछ ही दिन बाद श्याम अपने फसल को देखता है तो पहले से ज्यादा फसल दिखाई पड़ती है। फिर उस फसल को खोदकर अपने घर ले जाता है और फिर अगले दिन मैनेजर का इंतजार करने लगता है। अरे वाह भाई, लगता है कि पिछले बार से अधिक आलू की फसल हुई है? कुछ नहीं मैनेजर साहब, इस बार मैंने काफी मेहनत और लगन से इस फसल को उपजाया है। हाँ भाई, इस बार की मेहनत और लगन तो काफी अच्छी दिख रही है। इस बार तो आलू के साइज भी बड़े बड़े हैं। मैनेजर साहब श्याम को पैसे देकर वहाँ से आलू लेकर चला जाता है। देखो भाग्यवान, मेरे पास कितने पैसे हैं।
मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अच्छा एक काम करो, घर में बचे आलू को बाजार में बेच आओ। फिर श्याम बचे हुए आलू को लेकर बाजार लेकर चला जाता है। तो वहाँ के व्यापारी बोलते हैं, अरे श्याम भाई, हम लोगों को भी जीने का मौका दो यार। आप भी आलू बेचने आ गए हो। मैंने तो देखा कि आपका आलू तो ट्रक से फैक्ट्री में जाता है। हम लोगों को भी जीने का मौका दो श्याम भाई। फिर श्याम वापस अपने घर आ जाता है और शाम होते ही मैनेजर उसके घर आ पहुंचता है। अरे भाई, इस बार कैसी फसल उगाई है? यह आलू है या आलू के नाम पर जहर? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आलू की चिप्स बनाने से पहले इसको क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, और इस बार तुम्हारा आलू क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया और रिसर्च में केमिकल भी पाया गया। लोग इसे खाकर बीमार ही पड़ेंगे ना, जिसके कारण हमारी कंपनियां बदनाम भी हो सकती है। मैं इस आलू को नहीं खरीद सकता, मेरे पैसे वापस दो। अरे मैनेजर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाया था ना कि अगर फसल में किसी भी प्रकार का केमिकल पाया जाएगा तो तुम्हें सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मेरे सारे पैसे वापस करो, नहीं तो मुझे FIR करना पड़ेगा। नहीं मैनेजर साहब, आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे देता हूँ। फिर श्याम वो सारे पैसे लौटा देता है। आज से हमारी कंपनियां आपके साथ कोई भी धंधा नहीं करेगी। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मैं तो पहले से ही कह रही थी, जितना मिल रहा उतना ही में संतोष करो। तुम ठीक कहती थी कमला, अब मैं बिना छिड़काव वाला फसल उगाऊंगा। और इस तरह श्याम अपनी मेहनत और लगन से फिर से फसल उगाना शुरू कर देता है।